हेलो एवरीवन। तो रे ऑप्टिक्स में हमने बेसिक जो था वो देख लिया था। अब हम बात करेंगे फोकस की, ठीक है ना। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? फोकस के बारे में। स्फेरिकल मिरर के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देख लिए थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे बनाया जाता है जनरली। और अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? फोकस के बारे में, ठीक है। और फोकस कहाँ होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलो ठीक है। तो फोकस की पहले डेफिनेशन देखो क्या होती है। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखो। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when light rays incident parallel to principal axis, then after reflection they converge or they appear to diverge from a point. मैंने क्या बोला? they converge or they appear to diverge from a point. They converge, either they will converge at a point or they will appear to diverge from a point. Then that point is called as focus. ठीक है। तो मैंने क्या कहा बेटा? when light rays incident parallel to principal axis, आज हम फोकस के बारे में पढ़ेंगे पूरा। when light ray incident parallel to principal axis, then after reflection they converge at a point or they appear to diverge from a point, then this point is called as focus. अभी डेफिनेशन बोलने में आधी चीज समझ में आई होगी। अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, मैं कॉन्वेक्स मिरर में भी बताऊंगा। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो मैंने इंसिडेंट लाइट बनाई किसके रेस्पेक्ट में? मैंने इंसिडेंट लाइट रे बनाई किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट, फर्स्ट लाइन, when light rays parallel to principal axis incident। देखो ये मैंने लाइट रे बनाई, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट। ये मैंने लाइट रे बनाई, लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट। अब मुझे रिफ्लेक्टेड लाइट बनानी है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट मैं कैसे बनाऊंगा? पहले नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, हाँ या ना। रिफ्लेक्टेड लाइट मैं कैसे बनाऊंगा बेटा? पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और ये रहा नॉर्मल। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सी से पास होगा, दिस इज द नॉर्मल। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सी से पास होगा, दिस इज द नॉर्मल। इसी तरह से इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये हो गया, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गए अपने पास। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गए, ये भी और ये भी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही होगा ना, तो लाइट रे कैसे चली जाएगी? देखो ऐसे तो जाएगी नहीं, ये वाली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर है तो ऑफ कोर्स सी बात है इधर चली गई, और ये इसी तरह से इधर चली गई। तो क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, दीज आर रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो रही है एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। और एक लाइन और बोली थी बाद में मैंने, और इफ दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। देखो ध्यान से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए।
अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, ठीक है। तो देखो, अब देखो क्या ये फैलती हुई नजर आ रही है इस पॉइंट से, ऐसे ऐसे, हाँ है ना। क्या दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, क्या इस पॉइंट से ये लाइट रेस फैलती हुई नजर आ रही है ना, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनो वापस से, अब समझ में आ गई होगी। व्हेन light rays incident parallel to principal axis, then after reflection they appear to converge at a point, they appear to converge at a point, or they appear to diverge from a point, then that point is called as focus, then that point is called as focus, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी फोकस की हमेशा, चाहे मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं चाहे मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं। रिफ्लेक्शन में बात करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्शन में बात करूंगा तो रिफ्रैक्टेड रेज। पैरेलल लाइट बीम जिस पॉइंट पर इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है, या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है, वही पॉइंट फोकस वाला होता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ है ना, ठीक है ना। हाँ, अरे बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट फोकस होता है। नेक्स्ट, अब हम फोकस की बात करें तो फोकस होता कहां है सर? ये तो डेफिनेशन हो गई, फोकस होता क्या है, कहां होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो मैंने लाइट रेज इंसिडेंट करवाई है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं ये बोलूं इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ parallel beam of light incident, then they converge or diverge in focal plane, not, कोई जरूरी नहीं है वो फोकस ही हो, फोकस प्लेन में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर, और ये जो लाइट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से लाइट आ रही है, देखो ध्यान से, क्या ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है? हाँ है ना। तो क्या ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है? तो ये लाइट कहां कन्वर्ज होगी? ये सेंटर था, ये अपने पास फोकस पॉइंट था, तो इस वाले प्लेन में किसी भी बिंदु पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्लेन है जो फोकस से पास हो रहा है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो गई, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन फोकल प्लेन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। नाउ दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। चलो अब बात करते हैं फोकस कहां होता है, ठीक है। फोकस कहां होता है, चलो बात करें अगला। ठीक है, फोकल प्लेन कहां, फोकस कहां होता है, इसकी हम बात करते हैं। फोकस, मान लो कि ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास सेंटर है और कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे इंसिडेंट हुई h हाइट पे इस वाले पॉइंट पर।
कितनी हाइट पे, h हाइट पे इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r है, हाँ है ना। और ये हो गया अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये आ गया फोकस पॉइंट f। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई बेटा f, ये वाली डिस्टेंस हो गई r, और इसको मैंने बोल दिया बेटा x, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया x। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फोकस की कई बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में ये जो दो वर्ड मैंने बोला है आपको वो है कौन से, पैरेक्सियल और मार्जिनल। इसलिए बता रहा हूं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछने के चांसेस बनते हैं लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिफ्रैक्शन में से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कितना हो गया बेटा r/2, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें ये वाला डायग्राम मैंने बनाया, फोकस की डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं डेरिवेशन भी करवा रहा हूं एक बार, ठीक है। डेरिवेशन भी कर लेते हैं, एक दो ही डेरिवेशन इस पूरे चैप्टर में करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, हाँ है ना, क्या ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट मीन्स r अपॉन 2x इज कॉस थीटा। r अपॉन 2x कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। x बराबर कितना हो गया, तो यहां से फोकस डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये आ गया x बराबर r/2 sec थीटा, तो ये कितना हो गया r माइनस एक्स, इज दिस, दैट इज r माइनस r/2 sec थीटा। ये फोकल लेंथ होती है बेटा किसी भी लाइट रे की, किसी भी लाइट रे की फोकल लेंथ क्या होती है, r माइनस r/2 sec थीटा। एक दूसरे तरीके से और देख लेते हैं इसको, अगर ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बिकॉज कई बार वो पूछ लेता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो ये है भाई, ठीक है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ये है, कोई दिक्कत यहां नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, खाली मैं इसको यूज कर रहा हूं एक और चीज कैलकुलेट करने के लिए, x बराबर r अपॉन 2x बराबर कॉस थीटा। एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब मैं बताना चाहता हूं कि r/2 कैसे आती है फोकल लेंथ। अब इस वाले ट्रायंगल में चेक करो, इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज r। sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है, r अपॉन h अपॉन r का स्क्वायर प्लस r अपॉन इज 1, यही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, हाँ है ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब देखो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, h क्या है, वो हाइट, h क्या है, वो हाइट जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस,
और अगर h की वैल्यू बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के रेडियस के कॉनकेव मिरर पर 1 सेंटीमीटर की हाइट पर लाइट रे आती है। अगर ऐसा है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, देन क्या ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो गई क्या, या जीरो ही हो गई? तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, और r अपॉन 2x का स्क्वायर बराबर 1, दैट मीन दिस इज 1, x इज इक्वल्स टू r/2। ये r/2 है, तो ये भी, ये देखो आपका फोकस r/2 पे आ गया, लेकिन कब आया? इस कंडीशन पर। तो दीज टाइप्स ऑफ रेज आर कॉल्ड एज पैरेक्सियल रेज। इन रेज को हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेज कहते हैं। इन रेज को हम क्या कहते हैं बेटा? पैरेक्सियल रेज कहते हैं। किन रेज को? दोज रेज विच इंसिडेंट, दोज रेज इंसिडेंट एट ए वेरी लेस हाइट। मतलब डायग्राम कैसा? ऐसा, बहुत कम हाइट पर। लेकिन हमें डायग्राम ऐसा अच्छा दिखाई नहीं देता, दैट इज द रीजन डायग्राम ऐसा बना लिया जाता है। ऐसा डायग्राम बना लिया जाता है थोड़ी सी ऊपर। हाँ, इन ओवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में केवल कौन सी रेज हैं? पैरेक्सियल रेज। अगर मैं कहूं जो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/v + 1/u = 1/f, ये भी किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, नॉट फॉर मार्जिनल रेज। ठीक है, अब देखो मार्जिनल रेज का भी देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? पैरेक्सियल रेज क्या होती है? वो रेज जो बहुत ही कम हाइट पर इंसिडेंट होती है। पैरेक्सियल रेज क्या? वो रेज जो बहुत ही कम हाइट पर इंसिडेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज। वो रेज जो बहुत ही कम हाइट पर इंसिडेंट होती है, क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेज हम उनको कहते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब देखो, ये दो वर्ड्स हैं भाई एनसीईआरटी में यूज किए हुए, और आपको पता है एनसीईआरटी में अगर कोई वर्ड यूज हो गया तो उसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी कैसा भी पूछा जा सकता है। हाँ या ना? दूसरा, मार्जिनल रेज। इफ मार्जिनल रेज, अब h की वैल्यू ज्यादा कर दी, h इंक्रीज करेंगे। सोचो, h की वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊंगा तो क्या ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी? स्टेप वाइज लिख रहा हूं। h/r का होल स्क्वायर इंक्रीज होगा। ये टर्म अगर इंक्रीज होगी, लेकिन इन दोनों का समेशन तो 1 ही है। इन दोनों का समेशन तो हमारे पास कितना है बेटा? 1 ही है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू कब डिक्रीज होगी? जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये सब प्रोसेस हो रही है। अगर h बढ़ा तो x भी बढ़ेगा, और x अगर बढ़ेगा तो f कम हो जाएगा। f कम हो जाएगा। दैट इज द रीजन मार्जिनल रेस की फोकस डिस्टेंस, फोकल लेंथ, मार्जिनल रेस के लिए फोकल लेंथ r/2 से कम होती है। और वी कैन से दैट मार्जिनल रेस की फोकल लेंथ पैरेक्सियल से कम होती है। ये टर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेस की फोकल लेंथ जो होती है वो बेटा किससे कम होती है? पैरेक्सियल रेज के कंपैरिजन में
कम होती है। ठीक है, मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज के कंपैरिजन में कम होती है। ध्यान रखें इस बात का, मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज के कंपैरिजन में कम होती है। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट। तो ये होता है बेटा फोकल लेंथ। पैरेक्सियल और मार्जिनल दो टाइप की रेज होती है। कौन कौन सी? पैरेक्सियल और मार्जिनल। ठीक है, पैरेक्सियल एंड मार्जिनल। पैरेक्सियल तो वो होती है जब बहुत कम हाइट पर इंसिडेंट होती है, मार्जिनल इस हाइट पर इंसिडेंट होती है। और मार्जिनल की जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 से कम होती है, पैरेक्सियल से कम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं पे भी कभी भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। तो ये होता है बेटा फोकल लेंथ। ये क्या होता है? फोकल लेंथ। फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, फॉर प्लेन मिरर फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट एंड आर भी जो होता है ना वो इनफाइनाइट माना जाता है। अब एच कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही आएगा। फॉर प्लेन मिरर ऑल द रेज can be considered पैरेक्सियल। ठीक है, फोकल आप देखो इनफाइनाइट क्यों होगा, फोकस जो होगा वो इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो वो कहां कन्वर्ज होगी? सोचो, ये ऐसे ही चली जाएगी क्या? क्या ये एक पॉइंट पे आके मिलेगी? कभी नहीं, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। दैट इज द रीजन प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है? प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो इनफाइनाइट होती है। किसी भी मिरर की फोकल लेंथ डिपेंड करती है। अब पैराबोला की हम एक लाइन देखेंगे लास्ट में, जब ऑप्टिक्स एंड कर रहे होंगे तो लास्ट में एक लाइन देखेंगे पैराबोलिक मिरर के लिए क्या होता है। ठीक है, पैराबोलिक मिरर के लिए क्या होता है, क्यों यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो वास्तव में ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक चीज और बताता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमारे पास अगर कोई मिरर है, कौन सा मिरर? अगर ये वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो यहां पर इंसिडेंट होगी। अगर ये वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये कौन सी है बेटा? पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, r/2 होती है, यहां पे आएगी। इस तरह से कोई सी भी लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगी तो इस तरह से इसकी इमेज बनती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ये बाद में पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स इन इमेज, डिफेक्ट इन इमेज। अभी कहने का मतलब ये बस ध्यान रखना, अगर ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये पहले ही आ जाएगी, इसके लिए फोकल लेंथ कम होगी। और ये वाली लाइट रे है तो इसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी। इतना सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये होता है, ऐसे होता है। दो तरह की रेज होती है, पैरेक्सियल और मार्जिनल। पैरेक्सियल का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही कम डिस्टेंस पर इंसिडेंट हो रही है, और मार्जिनल का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी ज्यादा हाइट पर इंसिडेंट हो रही है। चलो नेक्स्ट। अब एनसीईआरटी में देखो, जब भी हम इमेज बनाएंगे, क्या जब भी हम इमेज बनाएंगे
ठीक है, जब भी हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको रे डायग्राम में रेज बनानी पड़ेगी, रेज बनानी पड़ेगी आपको एटलीस्ट 2। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्यों। एटलीस्ट 2 रेज आपको बनानी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में 4 तरह की रेज आपको दी गई है। एनसीईआरटी में कितने तरह की? 4 तरह की। वो 4 स्टैंडर्ड है और वो आपको भी पता चल गया। अब मैं बताऊंगा ना तो आप सोचोगे सर ये तो हो गया। 4 तरह की रेज एनसीईआरटी में दी गई है। अब वो चारों कौन कौन सी है वही हम काम लेते हैं। देखो, रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए रे डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। पहला, फर्स्ट, इफ लाइट रे इंसिडेंट, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन अब बताओ ये कहां से जाएगी? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे passes from फोकस। आया ना? अगर कोई लाइट रेज है, फर्स्ट अगर कोई लाइट रेज है और वो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू, कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है हमारे पास, क्या है ये, इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो नॉर्मल क्या हो गया बेटा? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। या तो पास होगी या दे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, क्योंकि हमारे पास दूसरा मिरर भी तो होता है ना। ठीक है, अगर इस तरह से लाइट रे दे रखी है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो देखो नॉर्मल क्या हो गया? इस पॉइंट पर इसको मिला दूंगा, ये नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, ऐसे आ जाएगा, थीटा। ये हो गया फोकस। बात समझ में आ गई? ये हो गया अपने पास फोकस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोकस आ गया। ठीक है, तो पहली रे कौन सी हुई? इफ लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if light rays incident parallel to principal axis, then they pass from the focus or they appear to pass from the focus. Second light ray, इसका उल्टा, if light ray, अगर light ray फोकस से पास होती हुई दिखाई दे, कैसे? ऐसे ऐसे इंसिडेंट करे, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। सेकंड, सेकंड पॉइंट, इफ
लाइट रे इंसिडेंट, ठीक है, देखो कैसे, इन दिस मैनर, थ्रू फोकस, इंसिडेंट passing through focus. If light ray incident passing through focus, then after reflection क्या होगा? Then after reflection they go parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कैसे, ऐसे, चाहे ये वाली हो या चाहे ये हो, ऐसे करके, अगर ये फोकस है तो देखो फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम ज्योमेट्रिकल मेथड से डायग्राम बनाएंगे तब। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर रिफ्लेक्शन ही इतना बड़ा कैसे? बेटा रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना, चैप्टर का बेस है ये रिफ्लेक्शन। ये जो रे डायग्राम मैं बना रहा हूं ना, ये पूरे चैप्टर का आधार है, और ये जितना अच्छा आपका होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपको इस पूरे चैप्टर में आएगा। दैट इज द रीजन। बहुत सिंपल चीजें हैं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। थर्ड पॉइंट, if any light ray incident passing through center of curvature, if any light ray incident passing through center of curvature, then light ray retrace its path after reflection। लाइट जो होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कई बार जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे ये लिखा हुआ आएगा रिट्रेस इट्स पाथ। तो कब लाइट रे कब रिट्रेस करेगी, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये सेंटर है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई, तो बताओ इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो जरा, करो करो। इस पॉइंट पर नॉर्मल अगर मैंने ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल ऐसा ही आया ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा ना। तो लाइट रे कैसे चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? ऐसे ही चली जाएगी। इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, अगर कोई लाइट रे कैसे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो हमेशा, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो हमेशा वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज करूंगा मैं। एनी लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑलवेज retrace
इट्स पाथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर की मैं बात करूं तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई नॉर्मली, तो वापस कैसे चली जाएगी? ऐसे ही चली जाएगी। ये रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, कब करेगी? जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तब। आया ना बात समझ में? आई ना? अरे आया ना यार ये। इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। चाहे कॉन्वेक्स में बना लो, देखो कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, देखो सी से गुजरती हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ऐसे चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी, ऐसे आई ऐसे ही चली गई। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मान लो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, ये 4 रेज आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, दैट इज द रीजन इनको हमने लिया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट एट पोल then they get reflected at the same angle। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये है अपने पास, ये है अपने पास कोई भी, ठीक है, ये सेंटर है, ये सेंटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अपने पास सेंटर आ गया और एक लाइट रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर। तो बात तो एक ही है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये लाइट रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो गई, ठीक है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो क्या होगा ये बताओ भाई। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, आया ना? इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूंगा मैं? नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल किधर कैसे जाएगा? सी से पास होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये नॉर्मल होगा, ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, हाँ है ना? तो ऑफ कोर्स सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी। ये क्या हो गई? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, याद करो स्फेरिकल मिरर में, आज की इस क्लास में स्फेरिकल मिरर बताया था। तो मैंने कहा था हमेशा किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल, लास्ट क्लास में जो बताया था, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सी से। वही एप्लीकेशन है और कुछ थोड़ी है, वही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ऐसे भी ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ये सेंटर आ गया। अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, तो ये आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब बताओ इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो कैसे आएगा? इस पॉइंट पर नॉर्मल यही होगा क्या? सी से गुजरेगा, सी से पास होगा, दिस इज द नॉर्मल। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ है ना? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? ये हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया।
हाँ है ना। तो मैंने क्या कहा, इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट एट पोल एट एनी एंगल देन दे गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, because in this case principal axis is the normal। ठीक है, बात समझ में आई। तो आज की क्लास में मैंने बताया आपको फोकस क्या होता है और हम कौन कौन सी लाइट रे यूज कर सकते हैं। ये जो 2 क्लास हुई है ना, इन 2 क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे अगर देखें तो हमने अभी तक न्यूमेरिकल आया है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप कहां पिछड़ते हो, कॉन्सेप्ट्स में। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो इन 2 क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि अगर ये 2 क्लास आपको समझ में आ गई ना, तो कल की क्लास से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इनको 1-2 बार और देख लो, बार बार इसको एक बार ढंग से और देख लो। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ना शुरू करेंगे इमेज कैसे बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? इमेज। ठीक है, तो कल हम ज्योमेट्रिकल मेथड से इमेज बनाएंगे, फिर अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिरर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे किस पर? मिरर फॉर्मूला पर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे और अच्छे से इमेज बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम बनाते हुए, और उसके बाद में हम आएंगे मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।